में कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान के अध्याय 3 जो कि आपका है सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसके पहले वीडियो में हम लोगों ने औसत वेग और औसत चाल के बारे में समझा था, और आज के इस वीडियो में हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में यानी तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग के बारे में समझने वाले हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, नॉलेजेबल है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। परीक्षा में इससे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अब आइए देखते हैं, सबसे पहले एक वर्ड इसमें आ रहा है तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल में एक वर्ड आपका आ रहा है तात्क्षणिक। सबसे पहले तो हम इसको डिफाइन करते हैं तात्क्षणिक को, फिर से हम तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल को समझेंगे। जैसा कि हमने औसत वेग का फार्मूला बताया, v एवरेज बराबर आपका बताया था कि डेल्टा x अपान क्या होता है डेल्टा t, जहां पे x आपका है विस्थापन में परिवर्तन, विस्थापन परिवर्तन। आपका डेल्टा x क्या है विस्थापन में परिवर्तन, और डेल्टा t क्या है समय में परिवर्तन, समय में क्या है परिवर्तन है। समय में जो परिवर्तन होता है t2 माइनस t1, उसी को हम क्या कहते हैं डेल्टा t कहते हैं। अब देखिए तात्क्षणिक क्या होता है, जैसे जो आपका समय अंतराल है, समय में परिवर्तन है, उस समय में परिवर्तन को अगर हम घटाते जाएं, कैसे घटाएंगे? जैसे आपकी एक, अगर यह आपकी क्या है एक सरल रेखा है, यहां पे 0 है, इधर आपका 10 है 20 मीटर, और इधर आपका कितना है, इधर आपका है 30 मीटर। इधर जाएंगे -10, इधर आएंगे -20, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। इसको चलने में आपको 1 सेकेंड का समय लगता है। अगर सबसे पहली कंडीशन में हम ये पूछें आपसे, सबसे पहले कंडीशन में हम आपसे ये पूछें कि आपकी वस्तु यहां थी, यहां से चल करके यहां आई, तो इसके बीच का समय अंतराल इतना माइनस का इतना, मतलब इसके बीच का समय अंतराल ये है। फिर से अगर हम पूछें कि यहां से यहां तक के बीच की वस्तु, तो यहां तक का समय अंतराल एक समय ये है, एक समय ये है, यहां का समय अंतराल यानी कि ये है। अब इस समय अंतराल को और छोटा कर दें, यहां से यहां तक का पूछें तो यह समय अंतराल और छोटा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर इस समय अंतराल को एकदम हम क्या करते जाएं, घटाते जाएं, तो एक समय ऐसा आएगा कि यह जो डेल्टा t है यह क्या होगा, या तो समय में परिवर्तन, मैं समय की बात नहीं कर रहा, समय 0 कभी नहीं होता, यह डेल्टा t यानी समय अंतराल, समय में परिवर्तन या तो हो सकता है 0, या तो यह क्या हो सकता है 0 हो सकता है, या लगभग 0 हो सकता है, यानी कि 0 के बराबर हो सकता है। जब हम अभी इसको एग्जाम्पल के भी द्वारा समझाएंगे, अभी पहले मेरी भाषा को आप समझिएगा कि जब इस समय अंतराल को, जो समय में अंतर होता है, उस समय में अंतर को हम जब धीरे कम करते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि यानी जो आपका t2 माइनस t1 की जो वैल्यू होगी वह लगभग 0 के क्या होगी, बराबर होगी, या लगभग क्या, या बिल्कुल 0 ही हो जाएगी। जो समय में अंतर होगा, मैं समय की बात नहीं कर रहा हूं, बार बार ये कह रहा हूं कि बस इस चीज को ध्यान दीजिएगा, समय की बात मैं नहीं कर रहा हूं, समय में अंतर की बात कर रहा हूं, समय में परिवर्तन की बात कर रहा हूं, डेल्टा t की बात कर रहा हूं। तो जो डेल्टा t है, या तो समय में अंतर 0 हो जाए या लगभग 0 हो जाए, तो उस छोटे से समय को, उस लगभग 0 से जैसे समय को हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक कहते हैं। अब कहेंगे आप कि सर थोड़ा सा इस परिभाषा को समझ में नहीं आया, मैंने सुना तो, लेकिन अब इसका आप एक एग्जांपल बता दीजिए। जैसे आप स्कूल से चलते, घर से चलते हैं स्कूल के लिए, किससे जा रहे हैं, आप अपने बाइक से जा रहे हैं। जैसे ही आप रास्ते में हैं, आपके पिताजी ने आपसे फोन किया कि बेटा अभी तुम्हारी गाड़ी कितने वेग से है, कितने की स्पीड से चल रही है। आप तत्काल स्पीडोमीटर में देखा, आपने तुरंत बताया कि पापा मेरी बाइक जो है अभी 40 के स्पीड में चल रही है। क्या उस समय तत्काल देखने में क्या आपको 1 सेकंड का समय लगा? नहीं लगा। 1 सेकंड का से भी कम का समय लगा, यानी लगभग 0 समय लगा आपको। एकदम आपने झट से देखा, तुरंत फटाक से देखा और तुरंत क्या किया बता दिया, यानी 1 सेकंड का भी समय नहीं लगा। और उस विशेष समय, उस छोटे से समय, उस विशेष समय को हम क्या कहते हैं, उस विशेष समय को हम तात्क्षणिक कहते हैं। अब अगर आपको तात्क्षणिक का मतलब समझ में आया होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कि हां सर तात्क्षणिक का मतलब हमको समझ में
आ गया। फिर हम चलेंगे आगे इसके दूसरे कॉन्सेप्ट को। तो ताक्षणिक क्या है कि वह छोटा से छोटा समय, वह विशेष समय जिसमें अब अंतर ना किया जा सके, वह लगभग शून्य हो या लगभग शून्य के बराबर हो, तो वह क्या कहलाता है आपका, वह समय क्या कहलाता है, ताक्षणिक। तो इसके साथ वेग जुड़ा हुआ है। तो अगर हम बात करेंगे ताक्षणिक वेग की, तो वह वेग किसी विशेष समय पर किसी वस्तु या पिंड का वेग क्या कहलाता है, ताक्षणिक वेग कहलाता है किसी विशेष समय पर। अगर मैं इस ताक्षणिक की परिभाषा आपको लिख दूं तो यहां हम लिखेंगे कि यदि समय अंतराल को, तो हमने लिखा कि यदि समय अंतराल को हम कम करते जाएं तो एक ऐसा समय अंतराल आएगा जिसे अब और छोटा नहीं किया जा सकता और कम नहीं किया जा सकता, लगभग डेल्टा टी कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो वह समय अंतराल क्या कहलाता है, ताक्षणिक कहलाता है। अब आइए हम चलते हैं इसके लैंग्वेज के ऊपर। तो अब देखिए इसका परिभाषा हमने लिखा है कि किसी वस्तु या पिंड का किसी विशेष समय पर उस पिंड का वेग क्या कहलाता है, ताक्षणिक वेग कहलाता है। अब इसके पहले जो भी बातें हमने आपको बताई, आइए उसे एक इक्वेशन के रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। जो हम ताक्षणिक वेग है उसे हम भी ताक्षणिक से प्रदर्शित करते हैं या भी इंस्टेंटेनियस से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां से अगर हम भी ताक्षणिक की वैल्यू देखें तो इसको हम लिखते हैं, देखिए जो हमारा औसत वेग था उसको हम किससे प्रदर्शित करते थे, उसको प्रदर्शित करते थे डेल्टा एस बटे डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी से प्रदर्शित करते थे। अब यहां पे देखिए विशेष क्या है कि किसी विशेष समय पर लिया जा रहा है और वह समय अंतराल किसी विशेष समय अंतराल पर लिया जा रहा है और वह समय अंतराल कहां जा रहा है, आपके शून्य की ओर जा रहा है, यानी कि अत्यंत छोटा सा सूक्ष्म अंतराल है। तो इसके लिए हम उपयोग करते हैं किसका, लिमिट का। और लिमिट जो डेल्टा टी है वह कहां जा रहा है, टी टेस्ट टू इसको पढ़ते हैं 0। इसको प्रदर्शित करने के लिए जो भी ताक्षणिक है, इसको प्रदर्शित करने के लिए हम इसको भी ताक्षणिक से प्रदर्शित करते हैं और इक्वल टू जो हमने आपको संबंध बताया, यानी ताक्षणिक की वैल्यू जो आपको बताई, ताक्षणिक का मतलब बताया कि समय अंतराल को हम कम करते जाते हैं और इतना कम कर देते हैं समय अंतराल को कि लगभग 0 के बराबर हो जाता है। तो इसके लिए जो हम समय अंतराल को कम कर रहे हैं, यानी समय अंतराल के लिमिट को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो इसको लघु गणक की भाषा में लिमिट, तो लिमिट हम कहां से ले जा रहे हैं, डेल्टा टी को कहां ले जा रहे हैं, 0 की ओर ले जा रहे हैं। क्या आपको इस लिखने का मतलब समझ में आया? अगर आया तो एक बार कमेंट में एस करेंगे कि लिमिट हम एक्स को यानी डेल्टा टी को हम छोटा करके कहां ले जा रहे हैं, 0 की ओर ले जा रहे हैं इस डेल्टा टी को। अब यह जो आपका समीकरण दिया है, यानी भी जो आपका ताक्षणिक है, जो आपके भी ताक्षणिक का मान है, अगर इसको हम गणितीय भाषा में देखें तो इसको अवकलन का समीकरण कहते हैं, इसलिए इसको अवकलन के रूप में लिख देते हैं। यानी जो आपका डेल्टा है, डेल्टा का भी मतलब परिवर्तन होता है और जो डी होता है, डी का भी मतलब परिवर्तन होता है। तो इसको अवकलन के रूप में लिख देते हैं dx बटे dt, यानी कि x का यह क्या है, आपका अवकलन रूप है। यह क्या है, आपका अवकलन समीकरण या अवकलन रूप है। अवकलन का मतलब क्या होता है, जिस रिस्पेक्ट में नीचे भाग दिया जा रहा है, उसी के सापेक्ष परिवर्तन। हमने आपको बताया था कि इस चैप्टर में सापेक्ष आपको बार बार चर्चा होगा सापेक्ष का। तो यहां पे इसका मतलब क्या है, x जो बदल रहा है, किसके करिस्पॉन्डिंग बदल रहा है, t के करिस्पॉन्डिंग, समय के करिस्पॉन्डिंग बदल रहा है, समय के अनुसार बदल रहा है। तो यानी x में परिवर्तन t के सापेक्ष। अवकलन का मतलब यही है, सिंपल सी भाषा में अवकलन का मतलब समझिए कि अगर dx बटे dt लिखा हुआ है तो इसका केवल एक मतलब है कि जो x है यह बदल तो रहा है, परिवर्तित तो हो रहा है, किसके सापेक्ष,
किसके करिस्पॉन्डिंग, आपके टी के करिस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है, यह बदल रहा है। तो एक्स में परिवर्तन टी के सापेक्ष, इसको हम पढ़ेंगे एक्स में परिवर्तन टी के सापेक्ष, जिसे हम क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम ताक्षणिक वेग को समझ सकते हैं। और अगर हम ताक्षणिक चाल की बात करें, ताक्षणिक चाल की बात करें, तो ताक्षणिक चाल, ताक्षणिक का तो मतलब वही कि डेल्टा टी को कम करना, तो ताक्षणिक चाल बराबर यानी कि u आपका ताक्षणिक हो जाएगा, आपका u ताक्षणिक बराबर आपका हो जाएगा, लिमिट उसमें भी लगेगा, डेल्टा टी को हम कहां ले जाएंगे, जीरो की ओर ले जाएंगे, और यह आपका हो जाएगा डेल्टा x बटे डेल्टा टी, यानी x के जगह पे s भी लिख सकते हैं दूरी को। तो यहां से यह u ताक्षणिक आपका हो जाएगा, u ताक्षणिक आपका होगा ds बटे dt, ds बटे dt। और ds बटे dt का मतलब क्या है कि दूरी बदल रही है, यह dx विस्थापन था, दूरी बदल रही है किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो दूरी में परिवर्तन समय के सापेक्ष, इसी को कहते हैं हम अवकलन। तो इस प्रकार से हम ताक्षणिक वेग और ताक्षणिक चाल को समझ सकते हैं। अब आइए इसी के बेस पर कुछ हम आपको इसके कंसेप्ट को और भी क्लियर करते हैं। तो जो हमने ताक्षणिक वेग तथा ताक्षणिक चाल हमने पढ़ा, उसको थोड़ा सा उसके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आइए हम देखते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर आपका 3.2, जिससे आपके ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक वेग के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएं और आपको पता चले कि हाँ, इस प्रकार के सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो आपका एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 3.2 है, क्या कहता है कि एक्स अक्ष के अनुदिश किसी गतिमान वस्तु की स्थिति निम्नलिखित सूत्र द्वारा दी गई है। यानी कि यह जो आपका सूत्र दिया गया है, x बराबर a प्लस बी टी स्क्वायर, जो आपका दिया गया है सूत्र, यह आपके वस्तु की जो x अक्ष पर चल रही है उसके स्थिति का क्या है, सूत्र है। और आगे कहता है कि यहां a बराबर कितना दिया है, 8.5 मीटर, और b बराबर दिया है 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, तथा समय t को सेकेंड में व्यक्त किया गया है, यानी समय को t में दर्शाया गया है। तो आपको बताना है t बराबर 0 सेकेंड तथा t बराबर 2 सेकेंड क्षणों पर वस्तु का वेग, यानी t बराबर 0 और t बराबर 2 सेकेंड पर आपको वस्तु का ताक्षणिक वेग बताना है। अब देखिए, यहां पे एक बात आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि देखिए, यह वस्तु की स्थिति का समीकरण दिया गया है, और वस्तु की स्थिति किसके सापेक्ष बदलती है, टी के सापेक्ष। और जब किसी वस्तु की स्थिति किसी के सापेक्ष बदलती है तो वहां पे किसका विस्तार होता है, अवकलन का। तो यहां पे इस एक्स अक्ष में जो है आपका टी के सापेक्ष, समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वस्तु गतिमान है। गतिमान वस्तु कब होती है, जब समय के साथ उसके स्थिति में परिवर्तन हो। तो स्थिति इसकी ये रही, इसमें समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, यानी समय टी के सापेक्ष, समय टी के सापेक्ष हम यहां पे क्या कर देते हैं, स्थिति का अवकलन करते हैं, समय टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अब आइए हम समय t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। समय अवकलन का मतलब कि d बाई क्या करना है, t के सापेक्ष करना है, तो नीचे आ जाएगा dt और इसके साथ क्या है x, तो यह आपका x हो जाएगा। यहां भी आएगा d बाई dt का गुणा होगा, और यहां पे क्या है आपका a प्लस कितना है, bt का स्क्वायर है। अब देखिए, यहां पे इसको हम थोड़ा सा खोलते हैं, इसका गुणा अंदर करा देते हैं। तो जब इसका गुणा अंदर होगा और dx बटे dt, आपको याद हो कि हमने ताक्षणिक वेग भी, ताक्षणिक का मान क्या ज्ञात किया था, भी ताक्षणिक का सूत्र हमने जो बताया था आपको, भी ताक्षणिक का सूत्र क्या था, dx बटे क्या था, dt था। तो यह जो आपका dx बटे dt है, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, भी ताक्षणिक लिख सकते हैं। तो यहां से यह हो जाएगा भी ताक्षणिक, यह क्या हो जाएगा आपका भी ताक्षणिक हो जाएगा। तो भी ताक्षणिक बराबर इधर क्या हो जाएगा आपका d बाई dt, इसके साथ a आएगा और बीच में प्लस का चिन्ह है, इससे भी इसका गुणा होगा, तो यह होगा d बाई dt, और यह साथ में क्या है, bt का स्क्वायर। एक चीज आप और ध्यान दीजिएगा कि जो
अचर राशियां हैं जो कि बदलती नहीं है। अवकलन सिर्फ उन राशियों का होता है जो चर होती हैं, जो वेरिएबल होती हैं, जो बदलती हैं। जो नहीं बदलती हैं, जो फिक्स रहती हैं, जिसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता, उसका अवकलन क्या होता है? शून्य होता है। तो यहां से जो आपका भी ताक्षणिक निकल के आएगा, यह ए क्या है? अचर राशि है, क्योंकि ए का मान दिया है 8.5। ए बदल नहीं रहा है। हर कंडीशन में ए का मान कितना है? 8.5। हर कंडीशन में बी का मान क्या है? 2.5। यानी ए और बी बदल नहीं रहा है। और जो नहीं बदलता, जो अचर राशियां होती हैं, उनका अवकलन कितना होता है? शून्य होता है। तो प्लस का यह आपका बी यहां आ जाएगा इसके साथ, क्योंकि टी भी है तो बी पहले आ जाएगा, क्योंकि अचर राशि का अवकलन नहीं होता। और यह हो जाएगा आपका डी बाई डी टी, और यह ऊपर में यहां पे क्या हो जाएगा? आपका टी स्क्वायर। अब अवकलन का एक मैं आपको सूत्र बताऊं, तो अगर आपके पास कुछ इस प्रकार की राशि है, अगर आपके पास, यहीं पे बताता हूं कि अगर आपके पास x के पावर n डी बाई डी एक्स इंटू एक्स के पावर अगर n है, तो इसका अवकलन क्या होता है? जो घात होती है वह कहां आ जाती है? सामने आ जाती है। और x को x लिख देते हैं, और ऊपर जो घात रहती है इसमें से एक हम क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। घात को सामने ले आएंगे और घात में से एक कम कर देंगे। ठीक कंडीशन यहां पे भी कुछ इसी प्रकार का कंडीशन बन रहा है। यहां पे भी ध्यान दें तो यह क्या है? आपका भी ताक्षणिक है। यह आपका भी ताक्षणिक है। तो यहां से अगर हम इसके मान को देखें तो डी बाई डी एक्स डी बाई डी टी, x के जगह पे क्या है? t है। यहां पे x के पावर n है, t के पावर यहां पे क्या है? 2 है। यानी n के जगह पे 2 है, x के जगह पे t है। n के जगह पे 2 है, x के जगह पे t है। आइए इसी सूत्र पर हम खोल देते हैं। तो यहां से v ताक्षणिक आपका क्या हो जाएगा? जो v ताक्षणिक है, v ताक्षणिक आपका क्या हो जाएगा? 0। तो 0 जोड़े या न जोड़े कोई मतलब नहीं है। b तो b रहेगा ही यहां। टी स्क्वायर का आपको क्या करना है? अवकलन। तो जिस प्रकार से x के पावर n था, तो यहां पे t के पावर कितना है? 2। यानी n के जगह पे 2, x के जगह पे t, तो n के जगह पे कितना रखना है? 2 रखना है। तो यहां से हो जाएगा n के जगह पे 2, फिर x के जगह पे क्या रखना है? t रखना है। n के जगह पे फिर से 2, तो n-1 कितना हो जाएगा? n-1 यानी 2 माइनस 1। अब यहां से जो आपका भी ताक्षणिक होगा, b तो रहेगा ही, b के साथ ये कितना हो जाएगा? इनटू में 2 इंटू टी के पावर 1 यानी 2t, यानी कि भी ताक्षणिक का मान कितना आ जाएगा? 2bt आ जाएगा। किसका मान? v इंस्टेंटेनियस का मान। v इंस्टेंटेनियस का मान कितना आ गया? 2bt आ गया। अब इसमें देखिए कंडीशन दिया है t बराबर 0 सेकेंड पर वेग। t बराबर 0 सेकेंड पर वेग, भी इंस्टेंटेनियस कितना आया है? वेग बराबर 2bt आया है। तो 2 इंटू बी का मान कितना है? b का मान कितना है? 2.5 है। तो v का मान 2.5 इंटू समय, t क्या है? समय, और समय कितना दे रखा है? आपका 0 दे रखा है। तो इसमें 0 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? आपका 0 मीटर प्रति सेकेंड। अब अगर हम इसके कंडीशन नंबर 2 की बात करें, कंडीशन नंबर 2 की, तो t बराबर कितने सेकेंड पे बोल रहा है? t बराबर 2 सेकेंड पर बोल रहा है। तो t बराबर 2 सेकेंड पर अगर देखा जाए तो v इंस्टेंटेनियस यानी v का मान कितना आ जाएगा? वेग कितना आ जाएगा? 2 इंटू बी का मान 2.5 और इंटू s का मान कितना है? 2। 2.5 है, 2.5 दूना कितना होगा? 5, 5 दूना कितना होगा? 10। तो यहां से भी का मान कितना आया? 10 मीटर प्रति सेकेंड। और यह 10 किस में है? प्लस में है। यानी कण जो है आगे की ओर गति कर रहा है। कण जो है कहां गति कर रहा है? आगे की ओर गति कर रहा है। तो इस प्रकार से जब आपका समीकरण दिया हो तो उसमें हम इस तरह से अवकलन करते हैं। भाई t समय के सापेक्ष इसकी स्थिति बदल रही है, तो इसके स्थिति का हम समय t के सापेक्ष क्या कर लिए? अवकलन कर लिए। अवकलन का देखिए यह जो आपका होता है, यह अवकलन का फंडामेंटल होता है, रूल होता है कि अगर किसी भी राशि के पावर अगर n है और उसी के सापेक्ष अगर अवकलन करना है, जैसे x के पावर n था और x के ही सापेक्ष अवकलन करना था, तो उसका फार्मूला होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। तो यहां पे भी कुछ कंडीशन ऐसा ही था कि t के सापेक्ष अवकलन करना था और t स्क्वायर का अवकलन करना था। तो n के जगह पे 2 और x के जगह पे t। तो इस सूत्र पर हम
हमने इसको रख के अप्लाई कर दिया, जिसमें भी इंस्टेंटेनियस का मान, भी तात्क्षणिक का मान निकल के आया। अब समय अलग अलग दिया हुआ है, यानी एक विशेष समय हमको दिया हुआ है, तो उस विशेष समय पर जब t बराबर 0 है तो इसका वेग क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। और यदि t बराबर कितना है, 2 सेकेंड है, तो उसका वेग कितना आ रहा है, प्लस का 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरह से इसका ए पार्ट कर सकते हैं। अब बी पार्ट में इसका बोल रहा है औसत वेग निकालने के लिए। बी पार्ट आपका क्या क्या कह रहा है, औसत वेग क्या होगा। ये तो तात्क्षणिक था, अब औसत निकालना है, तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलेंगे औसत वेग को निकालेंगे। अब देखिए इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट इसका कह रहा है औसत वेग निकालने के लिए। क्या बोल रहा है, औसत वेग। और आपको पता है ना कि औसत वेग निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी चाहिए होता है। यानी कि x2 माइनस का x1 बटे कुल समय अंतराल यानी डेल्टा टी यानी कि t2 माइनस का t1। अब यहां से देखिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए स्थिति, उसकी अंतिम स्थिति और उसकी प्रारंभिक स्थिति। और स्थिति का समीकरण हमको ये दे रखा है, स्थिति का समीकरण हमको ये दे रखा है, और a और b का मान भी हमको दे रखा है। तो यहां से हम इसकी स्थिति को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। और समय यहां पे बोल रहा है समय कितना है, समय आपका t2 बराबर कितना है, t1 बराबर कितना है, 2 सेकेंड है, t1 बराबर 2 सेकेंड और t2 बराबर कितना है, 4 सेकेंड है। यानी कि सबसे पहले जब हम स्थिति ज्ञात करेंगे तो स्थिति समय के साथ बदल रही है। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है। स्थिति समय के साथ बदल रही है, यानी जब समय 2 सेकेंड है तब इसकी स्थिति इस हिसाब से कुछ और होगी, और जब समय 4 सेकेंड है तब स्थिति इस हिसाब से उसकी स्थिति कुछ और होगी। तो जब t बराबर 2 सेकेंड पर स्थिति, t बराबर 2 सेकेंड पर जो स्थिति है उसको हम x1 से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो x1 बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस a का मान कितना है, a का मान है 8.5, a का मान कितना है 8.5 प्लस b का मान कितना है 2.5 इंटू b इंटू है t का स्क्वायर, तो t का मान कितना है 2 सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 2 का स्क्वायर। अब इसको जब हल करेंगे तो यहां से x1 की वैल्यू आएगी, ये आपका 8.5 होगा, 2 का स्क्वायर 4 और ये 2.5 है, 2.5 दूना 5 और 5 दूना 10, यानी कि जब 2.5 में 4 का गुणा किया जाएगा तो 10 आएगा। यानी कि जो x1 की वैल्यू है 8.5 प्लस 10 यानी 18.5 होगी x1 की वैल्यू। अब अगर इसमें हम दूसरी स्थिति ज्ञात करें, यानी कि जब t बराबर कितना हो, t बराबर 4 सेकेंड पर वस्तु की अगर स्थिति को हम देखें तो यहां से इसकी स्थिति को हम प्रदर्शित कर दे रहे हैं x2 से। a प्लस bt स्क्वायर है, तो a का मान कितना है 8.5 इंटू b का मान कितना है 2.5 और इंटू में है t का स्क्वायर, t का समय कितना है 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौक 16, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16। अब यहां से अगर x2 का मान देखें तो यह है 8.5 इंटू 16 पंचे कितना होगा 80, 16 दूना 32 और 8 40, यानी यह कितना मान आ जाएगा 40। एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, 40 प्लस 8.5 यानी x2 बराबर कितना आ गया 48.5। कितना आ गया आपका 48.5। हमें तो ज्ञात करना है औसत वेग, यानी कि v एवरेज अगर यहां से हम निकालें तो v एवरेज x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है आपका 48.5 माइनस x1 की वैल्यू है 18.5, तो 18.5 बटे कुल समय। तो कुल समय कितना लगा, कुल समय 4 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में आपका कितना समय लगा। तो कुल समय की बात करें तो बाद में से समय कितना था 4 सेकेंड था और पहले समय कितना था 2 सेकेंड था, तो 4 माइनस कितना हो गया 2 हो गया। यहां से v एवरेज जो निकल के आएगा 48 में से 18 निकलेगा कितना बचेगा 30, 4 में से 2 निकलेगा तो बचेगा कितना 2 बचेगा। तो यहां से v एवरेज की वैल्यू कितनी आएगी 15 मीटर प्रति सेकेंड। यह आपका मीटर में है, यह आपका सेकेंड में है, यह आपका सेकेंड में है, यह आपका किस में है मीटर में है, यह आपका सब स्थिति है, इसलिए यह किस
किसमें होगी, मीटर में होगी। तो 15 मीटर प्रति सेकेंड किसका मान आ गया, वी एवरेज का मान आ गया। तो इस प्रकार से जब कभी भी समीकरण को दिया रहेगा, आप आराम से सबसे पहले सवाल को समझिएगा, सवाल को समझने के बाद कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट पर आप आइएगा। कॉन्सेप्ट जैसे ही आप समझ जाएंगे, आपका सवाल एकदम अपने आप एकदम बिल्कुल मक्खन हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, सवाल बिल्कुल आपका हलवा हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हम सवालों को हल कर सकते हैं। और अगर आपने उस ताक्षणिक और औसत को लिंक किया होगा इससे, तो आपको समझ करके मजा आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।